नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। जहां एक तरफ दिल्ली में मणिपुर को लेकर संसद के अंदर जबरदस्त विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो वहीं देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक अभी भी अपने निर्लज्जता का और कायरता का और निकम्मेपन का परिचय दे रहा है। खैर, दिल्ली की घटना और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा बारीकाई से देखने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर से घटनाओं को समझने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ प्रधान सेवक और देश के गृह मंत्री ने विपक्ष की पार्टियों के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी हो या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, उनको अपने तरफ लाने का जो तरीका अपनाया है, वो तरीका ये कि ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, डीआरआई के माध्यम से नोटिस भिजवाकर, डराकर, धमकाकर एक पर्याय इस प्रकार का उन राजनेताओं को दिया गया कि या तो हमारे साथ आ जाओ या फिर जेल में चक्की पीसने के लिए तैयारी करो। चॉइस तुम्हारा है, जेल या सत्ता। जो भ्रष्ट नेतागण है, विधायक है, उनके सामने जब यह सवाल आ जाता है कि सत्ता या जेल, और फिर शर्तें इस प्रकार की एक दूसरे के सामने रखी जाती है कि सत्ता में आने से आपको मंत्री पद के साथ साथ आपके ऊपर कार्रवाई भी जो है उसको ठंडे बस्ते में रखा जाएगा। तो ऐसे वक्त नेता विपक्ष के, उनको लगता है कि वैचारिक लड़ाई लड़ने के बजाय बेहतर है, चक्की पीसने के बजाय बेहतर है, जेल की हवा खाने के बजाय बेहतर है, सत्ता में शामिल हो जाओ, सत्ता का भी सुख भोगो और फिर अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से भी अपने आप को बचा लो। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पहले शिवसेना से लोगों को अलग किया। तब तो सेना के जो आमदार अलग हुए थे, सूरत से असम बदनाम भी हो गए, गद्दार भी उनके ऊपर एक प्रकार से स्टैंप लग गया। और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पहले दिन से जिस प्रकार का मोर्चा खोला कि 50 करोड़ खोके सब कुछ ओके, गद्दार, इसका मुकाबला शिंदे नहीं कर सके। लेकिन जब एनसीपी के नेताओं पे सवाल आया तो वहां की परिस्थिति कुछ अलग थी। वहां परिस्थिति यह थी कि 3 दिन पहले देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री एनसीपी के नेताओं के ऊपर खुल्लम खुल्ला आरोप लगाते हैं और उसके बाद छाती पे हाथ ठोकते हुए कहते हैं कि इन तमाम लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी, खिला देंगे हम। लेकिन 3 दिन में ही वो तमाम एनसीपी के दिग्गज नेता, आमदार सरकार के साथ आ जाते हैं, मंत्रिमंडल की शपथ भी ले लेते हैं। लेकिन हुआ इसमें ये कि एनसीपी के जितने 9 आए, उसमें से लगभग सभी बड़े अनुभवी, प्रशासन का अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव और बड़े दिग्गज, अपने अपने सूबे के दिग्गज, और फिर करोड़ों में खेलने वाले, संसाधनों से लबालब ऐसे वो जो एनसीपी के अजीत दादा
पवार के नेतृत्व में जो लोग शामिल हुए, उनको शामिल करने के बाद बड़ी मजे की बात यह कि शरद पवार जो ये कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि असली एनसीपी वो ही है, उनकी पार्टी असली एनसीपी है। और उधर प्रदेश के अध्यक्ष एनसीपी के जयंत पाटिल के कहने पर जो नए नियुक्त विप है जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा के अध्यक्ष को और उस विधानसभा के सचिवालय को पत्र दिया कि 9 एनसीपी के जो विधायक मंत्रिमंडल में गए हैं उनको छोड़कर जो है बाकियों को विपक्ष में बैठने का आसन की व्यवस्था करिए। और इसी बीच एक चर्चा चल गई थी कि मंत्रिमंडल का और विस्तार होने वाला है और इस विस्तार में शिंदे के कुछ समर्थक या शिंदे गुट के जो आमदार है शिवसेना, कुछ लोगों को नए विस्तार में जो है लिया जाएगा। और दूसरी तरफ यह भी था कि एनसीपी के और भी जो विधायक अजीत पवार के साथ आए उनको भी नए विस्तार में शामिल किया जाएगा। बड़ी चर्चा चलते रही कि शिंदे नाराज, विस्तार को लेकर दिल्ली की यात्राएं शुरू हुई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार को टाला। विस्तार को उन्होंने इस वक्त पूर्ण विराम दिया और 9 जो एनसीपी के विधायक थे उनको मंत्रिमंडल दिया। 15 दिन हो गए थे एनसीपी के 9 मंत्री बिना मंत्रालय के। बड़ी चर्चा हो रही थी राजनीति में कि अजीत पवार का क्या है, और चर्चा यही चल रही थी कि अजीत पवार को अर्थ मंत्री ही बनाया जाएगा। ये बात अलग कि शिंदे जिन्होंने पिछली सरकार में यह अनुभव किया कि अजीत पवार जब अर्थ मंत्री थे तो वो शिवसेना के जो विधायक थे उनको निधि का आवंटन नहीं करते थे, या तो वो कांग्रेस वालों के साथ या खुद एनसीपी का वो करते थे। लेकिन हुआ दूसरा, अजीत पवार तो वित्त मंत्री बन गए। जो मुद्दा मैं मेरे विश्लेषण में लाना चाह रहा हूं वो ये कि जब अजीत पवार को समझ में यह आ गया कि उनके साथ एनसीपी के उतने आमदार नहीं आ रहे हैं जो संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक, दल बदल कानून के मुताबिक 2/3 बहुमत अगर उनके साथ नहीं है विधिमंडल का, तब तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो फिर अजीत पवार ने एक नया तरकीब उन्हें ढूंढ के निकाली। और वो तरकीब क्या कि अर्थ मंत्री बने ही बने, उन्होंने फिर एनसीपी के अजीत पवार के गठ और फिर शिंदे गठ के, नाराज हो वर्तमान में हो, इन आमदारों को जिस प्रकार से निधि का वाटअप किया और उस वाटअप करने के बाद जो हलचल पिछले 2 दिन से चल रही है, वो हलचल ये चल रही है कि जो 24-26 आमदार एनसीपी के जो विधान सभा में ना अजीत पवार गुट के साथ वो बैठ रहे हैं, ना शरद पवार गुट के साथ बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तटस्थ होने का एक रणनीति के तहत भूमिका निभा रहे हैं।
और वो भूमिका यही है जिसको अजीत पवार ने ताड़ लिया है। और अजीत पवार को लगा कि अगले चुनाव को अब 8 से 9 महीने बचे हैं और इस 8-9 महीने में जिन विधायकों को अगला चुनाव लड़ना है तो उनके सामने तो यह सवाल है कि विकास का क्या, कितनी निधि उन्होंने अपने इलाके में लाए हैं विकास के लिए। तो फिर अजीत पवार इस दुखती नस को पकड़ लिया और एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि कुत्तों के सामने हड्डी अगर डाल दे तो कुत्ता जो होता है दुम दबाकर वो दुबक कर बैठ जाता है, आ जाता है। तो अजीत पवार ने जो संदेशा दिया है कि अगर काका के साथ जाओगे, शरद पवार के साथ जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप मतदार क्षेत्र का विकास और अपना भी विकास, ये कैसे संभव होगा? और जब दोनों ही विकास संभव नहीं होंगे तो फिर चुनाव में आप कैसे मतदाताओं को आप फेस कर पाएंगे? तो 2 दिन से जो परिस्थिति बदली है और जो बार बार जो चर्चे में आ रही है, पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे यही हो रहा है कि एक तरफ शरद पवार ने अपनी वैचारिक भूमिका को स्पष्ट करके देश को और राज्य को यह संदेश दिया कि व्यक्तिगत स्तर पर वो सामाजिक न्याय, प्रगतिशीलता, इसके वो पक्षधर है। वो स्वयं कभी व्यक्तिगत स्तर पर सांप्रदायिकता को मानने वाले राजकीय दलों के साथ कभी नहीं जाएंगे। यह कहकर शरद पवार ने अपने आप को, तो जो संदेह का जो कटघरा उनके आजू बाजू में खड़ा था, उस संदेह को तो उन्होंने दूर कर दिया। और जैसे ही उन्होंने कहा साहू महाराज, शिवाजी महाराज, ज्योतिबा, अंबेडकर, ये तमाम विचारों को मानने वाला मैं हूं और उस प्रवाह को आगे बढ़ाने वाला मैं हूं, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही पर मेरा विश्वास है, ये जब भाषण उनका हुआ देश के वो तमाम विपक्षी दल बड़े खुश हो गए कि हाँ, आखिर शरद पवार ने एक वैचारिक भूमिका ली। यही तो मसला है कि शरद पवार खुद की वैचारिक भूमिका तो स्पष्ट करते हैं, लेकिन उस वैचारिक भूमिका पर अपनी पार्टी को चलाते नहीं हैं। और दूसरा, शरद पवार को यह भी मालूम है कि पिछले 50 साल अगर मैंने सत्ता का राजकारण किया तो आज उनके समर्थकों से, उनके विधायकों से वैचारिक संघर्ष करने की बात करना उन नेताओं के साथ, उन विधायकों के साथ एक बेईमानी हो जाएगी। इसलिए शरद पवार जो है वो ये भी जानते हैं कि जब तक सत्ता का खेल और सत्ता के खेल में जो लोग मुरब्बी नहीं है, ऐसे लोगों के जमावड़े के बगैर एनसीपी को चलाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए पिछले 1 हफ्ते से ना शरद पवार का गठ अजीत पवार के गठ पे हमला बोल रहा है, ना ही शरद पवार का गठ जो पत्र विधानसभा के सचिवालय को दिया है उसके अनुसार बैठने की व्यवस्था पर जोर दे रहा है, और ना ही शरद पवार का गठ विधानसभा अध्यक्ष को यह कह रहा है कि पहले यह तय कर लीजिए कि अजीत पवार के साथ 2/3 बहुमत एनसीपी के विधायक दल का नहीं है, इसको पहले सुनिश्चित कर लीजिए। ये नहीं कह रहा है। मतलब यह है
कि एनसीपी का विधायक दल जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अजीत पवार के साथ रहेगा। पार्टी ये महाविकास आघाड़ी में रहेगी और शरद पवार अपने आप को विपक्ष के एक प्रमुख नेताओं के रूप में स्थापित करके रखेंगे। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि शरद पवार का गठ और अजीत पवार का गठ चुनाव आते आते एक भी हो सकते हैं। इसलिए अब जो खेल है, इस खेल में बीजेपी के सामने यह सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है कि शिंदे गठ को किस तरीके से बाहर किया जाए, क्योंकि शिंदे गठ के पास आज भी 13 लोकसभा के सांसद शिंदे गठ के साथ है। ये सब वर्तमान लोकसभा के सदस्य है। और जो भारतीय जनता पार्टी 48 में 45 जीतने की बात कर रही है, यह तभी संभव होगा कि अगर 48 में 47 जो है सीटें अगर वो लड़ेगी तो ज्यादा सांसद जीत सकते हैं। वरना वर्तमान राजकीय परिस्थिति जो है वो कुछ और बयां कर रही है। फिर भी रणनीति का सवाल, जहां तक सवाल यह है कि बीजेपी निश्चित तौर पर शिंदे को बाहर करके रहेगी, अजित पवार को मुख्यमंत्री बना के रहेगी। इधर शरद पवार जो है अपने विधायकों को मतदान क्षेत्र को विकास करने के नाम पर वो कहेंगे अजित पवार के गठ से पंगा मत लो, और उधर अजित पवार अपने बहुमत सिद्ध करने के लिए एनसीपी के विधायकों को मतदार क्षेत्र को विकास करने के नाम पे खुले दिल से दोनों हाथों से निधि उपलब्ध कराएंगे और उस निधि के खातिर एनसीपी के विधायक अजित पवार के साथ जाएंगे। और ये सारा खेल जो है, ये सारा खेल एक सहमति के साथ चल रहा है। और वो सहमति ये है कि शरद पवार अपनी वैचारिक भूमिका स्पष्ट करके अपनी स्थिति को उन्होंने साफ कर दी है। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी को सत्ता संघर्ष, सत्ता के साथ रखने का इंतजाम भी उन्होंने कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम किसी और मुद्दे के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।